तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं धीरज और क्रांति वीडियो चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में आपके लिए केमिस्ट्री, जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का नींव, जिससे केमिस्ट्री का स्टार्टअप होता है, आज उसके बारे में मैं टोटल कंसेप्ट आप सबों के दिमाग में सेट करने वाला हूं। तो बहुत ही आसान तरीका से और बहुत ही मज़े से ये टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप मेरे साथ इस वीडियो पे बने रहिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इस प्रकार का मैं जितना भी वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये जो मैं आज फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री आपको समझाने जा रहा हूँ, ये फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री हर एक क्लास के लिए, चाहे वो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 क्यों ना हो, सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में अगर आपका इसका ज्ञान नहीं है तो आप केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपका जो टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री, जैसे हम लोग घर का नींव तैयार करते हैं उसी प्रकार ये केमिस्ट्री का हम नींव तैयार कर रहे हैं। इसी के ऊपर आप बहुत से टर्म में केमिस्ट्री को एक अलग अलग रूप में देख पाओगे। तो चलिए बिना देरी किए मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो को, और आप मेरे साथ इस वीडियो पे बने रहिएगा और बिना स्किप किए वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा। मैंने टॉपिक लिखा है फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री। फाउंडेशन का मतलब ही होता है नींव, नींव देना। जैसे घरों का नींव देते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री का सबसे स्टार्टअप जो टॉपिक होता है ना दोस्तों, वो टॉपिक होता है पदार्थ, मैटर। पदार्थ क्या होते हैं, बार बार आप इस चीज के बारे में सुनते आ रहे होंगे कि ये पदार्थ क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स इस पे मंथन किए हैं, बहुत से स्टूडेंट इस पे देखे होंगे कि परिभाषा के सहित। तो जनरली जान लीजिए कि दुनिया में हर एक वस्तु पदार्थ है, चाहे वो स्केच क्यों ना हो, चाहे टेबल, बेंच, कुर्सी इत्यादि, हर एक चीज जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है वो सभी चीज पदार्थ हैं। तो ये होता क्या है, तो पदार्थ क्या हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता हो, जो स्थान घेरता हो, जिसमें आयतन होती है, जिसमें आघात वर्धनीयता होता है, तन्यता होता है, जिसका द्रवणांक और क्वथनांक होते हैं, दैट कॉल मेटल, वो होते हैं पदार्थ। हर किसी के बारे में पता है, हर चीज, दुनिया की हर एक वस्तु पदार्थ होती है। दिमाग में ये चीज सेट कर लेना है कि दुनिया के हर एक वस्तु क्या होती हैं, पदार्थ होती हैं। कोई दिक्कत है, पदार्थ क्या होती हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है, मतलब वजन होती है, द्रव्यमान होता हो, उसमें आयतन होते हैं, उसका आकार होता है, उसमें आघात वर्धनीयता होता। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि उसको हथौड़े से मारकर चिपटा कर देना, उसको फैला देना, उसको अलग आकार में ला देना, आघात वर्धनीयता कहलाता है। तन्यता होता है कि उसमें तन्यता होगी, टूट जाएगी, लचीली होगी, वो तन्यता होगा। ठीक है, तो इसको हम पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत है, जो अवरोध भी उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करना मतलब उसको उठाकर ले जाएंगे तो उसमें कुछ घनघनाहट होगी, बजेगा, साउंड होगा, वो अवरोध उत्पन्न करेगा। कोई दिक्कत है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। बहुत ही सरल वर्ड में, बहुत ही सरल भाषा में समझ लीजिएगा कि जिसमें द्रव्यमान होता हो, जो जिसमें आयतन होता है, जिसमें आघात वर्धनीयता होता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, दैट कॉल्ड मेटल, वो होता है पदार्थ। अब बात करते हैं कि ये पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में कि अवस्थाएं में क्या क्या होती हैं। तो आपको बता दूं कि पदार्थ का दो अवस्था होता है। आपके दिमाग में होगा ये सर अब क्या बता दिए कि दो अवस्था, मैं फर्स्ट बार सुना हूं। तो मेरे ख्याल से पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं। एक होता है भौतिक अवस्था और एक होता है रासायनिक अवस्था। पदार्थ की दो अवस्थाएं, एक होता है भौतिक अवस्था और एक होता है रासायनिक अवस्था। अब बात उठती है कि ये भौतिक अवस्था में क्या होता है और रासायनिक अवस्था में क्या होता है। अभी चलेंगे, डूबेंगे, ये क्लास लगभग 30 मिनट से आधा घंटे से ज़्यादा क्लास होगी, इसलिए आप इस पे माइंड को कंसंट्रेट करके अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए।
भौतिक अवस्था क्या होती है और फिर बात करते हैं रासायनिक अवस्थाएं क्या होती हैं। बहुत से स्टूडेंट को ये चीज़ को दिक्कत होती है कि भौतिक और रासायनिक क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, भौतिक में होता क्या है कि जिसका हम पूर्ण रूप फिर से प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप प्राप्त करने का समझ रहे हैं ना, कि उसको यूज करके फिर से उसको उसी रूप में ला देना, वो होता है उसका भौतिक अवस्था। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दे रहा हूं, सुनिएगा एग्जाम्पल तौर, जैसे अगर हम पानी से बर्फ को तैयार करते हैं तो फिर उस बर्फ को हम पानी में ला सकते हैं, वो होता है आपका क्या, वो होता है आपका भौतिक अवस्था। पानी से हम क्या किए, बर्फ को तैयार किए, और बर्फ से क्या किए, फिर से पानी तैयार कर दिए, वो क्या होता है, वो होता है भौतिक अवस्था। समझ गए बात को। अब आते हैं रासायनिक अवस्था में। रासायनिक अवस्था में होता है ना कि उसके पूर्ण रूप को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसकी पहले जैसे अवस्था को नहीं ला सकते हैं, वो होता है रासायनिक अवस्था। किस प्रकार, इसको किस प्रकार समझिएगा। इसको समझने के लिए आप दिमाग लगाइए, आपके घरों में दही जमती होगी, तो दूध से दही जब जमता है तो क्या आप दही से फिर से दूध ला सकते हो, नहीं ला सकते हो। क्यों नहीं ला सकते हो, क्योंकि वो हो जाता है रासायनिक अवस्था में। भोजन का पचना वो होता है रासायनिक अवस्था में, समझ रहे बात को ना। अब होता है मोमबत्ती का जलना, जो भौतिक और रासायनिक दोनों विधियां में आती हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप थोड़ा सा पढ़िएगा बुक तो आपको बहुत सारी चीज मिलेंगे। तो आपको ये चीज देखना है कि जिसकी पूर्ण अवस्था को मैं फिर से प्राप्त कर सकता हूं, वो होता है आपका भौतिक अवस्था, और जिनकी पूर्ण अवस्था को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो होते हैं रासायनिक अवस्था। एग्जाम्पल है कि अगर हम बर्फ से पानी से बर्फ को जमा लेते हैं तो बर्फ से भी क्या कर सकते हैं, हम पानी को ला सकते हैं। लेकिन अगर दूध से हम दही जमाते हैं तो दही से क्या होगा, दूध कभी भी नहीं बन पाएगी। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं, अब जो आपको दिमाग में क्वेश्चन चला था कि पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में, तो भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थ का जो रूप होता है वो होता है 5। क्या होता है, 5 अवस्थाएं होती हैं। एक जो होता है भौतिक अवस्था में, एक होता है जिसका नाम है ठोस, एक होता है जिसका नाम है ठोस, दूसरा होता है ठोस द्रव, और तीसरा होता है गैस, चौथा होता है प्लाज्मा, और पांचवा होता है बोस-आइंस्टाइन कंसंडेंट। ये 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंसंडेंट। ये अगर आपसे कोई पूछता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपको ये चीज बोलना है कि पदार्थ की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक होती है भौतिक अवस्था और एक होता है रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था मैंने आपको बता दिया, रासायनिक अवस्था को बता दिया। अब क्वेश्चन उठता है कि आपको बताना है वहां पे कि भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंसंडेंट। ये 5 अवस्थाएं होती हैं किसके आधार पे, ये भौतिक अवस्था के आधार पे। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फिर से बात कर लेते हैं कि ये ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, बोस-आइंस्टाइन कंसंडेंट क्या होता है। समझिएगा ध्यान से आप। ठोस की बात कर लेते हैं। तो ठोस को देखिए, ठोस ये भी ठोस है ना, तो ठोस किसे कहते हैं, कोई आपसे पूछेगा तो जिसका आकार और आयतन 2 चीज ध्यान में रखना है। यहां पे देखिए, आकार, आयतन। आकार मतलब होता है उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, ठीक है। और आयतन, आयतन से कोई पूछेगा आपसे कि आयतन किसे कहते हैं, तब आप क्या कहिएगा, आयतन क्या होता है। तो आयतन होता है कि पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूज़पेपर हो गया, ये पूरा स्थान लिया है ना, अधिकृत स्थान ही उसका क्या कहलाता है। देखिएगा ध्यान से, अधिकृत स्थान क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है। आयतन की बात कर लें तो अब देखिए ठोस के क्या होता है, ठोस का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है।
क्या होता है, दोनों निश्चित होता है, इसमें आप किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ठोस देखिए, इसका ठोस है, इसका आकार भी दोनों चारों तरफ से निश्चित है, और आयतन जहां पे रख दीजिएगा वहां पे वो एक निश्चित आयतन तैयार कर लेगा। तो ठोस पदार्थ का आकार और आयतन क्या होता है, हमेशा निश्चित होता है। समझ गए, याद रखना है कि ठोस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है, ठोस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इतना दिमाग में रखना है कि आकार कैसे और आयतन कैसे निश्चित होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसका आकार है और आयतन दोनों का बराबर, कोई भी प्रकार का इसमें चेंजिंग नहीं होगा। किसका, ठोस का। अगला आते हैं द्रव का। द्रव की बात करते हैं तो द्रव में एक चीज आप समझ सकते हैं कि द्रव में ये चीज समझना है कि उसका जो आकार होता है ना वो अनिश्चित होता है। द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। कैसे समझा देना, इसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आकार अनिश्चित नहीं होता है, आकार सही और आयतन सही होता है। कैसे होता है इस चीज को समझिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 1 लीटर पानी लिए हो, ध्यान समझिएगा, अच्छा समझिएगा, 1 लीटर पानी ले लिए, 1 लीटर पानी लेने के बाद अगर मैं बोलूं कि उस पानी को एक बोतल में रख दीजिए, वो पानी किसका आकार का बना देगा, बोतल का आकार, लेकिन आकार क्या होगा, वो 1 लीटर पानी का ही आकार रहेगा, उसका शेप में रहेगा, उसका आकार अलग हो जाएगा, लेकिन आयतन क्या होगा, बराबर हो जाएगा। आकार कैसा बना लिया, आकार बना लिया आपके बोतल का शेप का। फिर उस 1 लीटर पानी को मैं बोलूं कि आप उसको एक कटोरे में रखिए, तो उसका आकार किस प्रकार का बन गया, कटोरे का आकार का बन गया। किसका, उस पानी का आकार बन गया कटोरे का आकार का, लेकिन आयतन निश्चित ही है। फिर वही 1 लीटर पानी को अगर मैं बोलूं किसी थैला में रख दीजिए आप, मतलब किसी छिपा में रख दीजिए, तो उस छिपा में रखिएगा तो कैसा होगा, उसका आकार एक छिपा की तरह शेप में तैयार हो जाएगा। तो उसका आकार हमेशा बदलता रहता है, वो अनिश्चित रहता है, आकार हमेशा अनिश्चित रहता है, लेकिन आयतन क्या होगा, आयतन हमेशा निश्चित होगा। बात को समझिए कि द्रव का आकार अनिश्चित, आयतन हमेशा निश्चित। समझ गए। अब गैस की बात कर लेते हैं। गैस जो होते हैं, ये गैस, इस गैस की बात कीजिए तो ये गैस होते हैं ना, 1 लीटर अगर गैस को लीजिएगा और किसी भी डब्बे में रखिए तो वो पूरा उसका जगह ले लेगा। तो इसका ना ही आकार निश्चित रहता है और ना ही आयतन निश्चित रहता है, इसका दोनों में से कोई नहीं रहेगा। इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। याद रखिएगा कि इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। समझ गए, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं और इसका निश्चित होते हैं दोनों, और इसका एक आकार जो होता है वो अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित। प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। प्लाज्मा पता है क्या होता है, प्लाज्मा ना दैट कॉल हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान पे होता है प्लाज्मा। जैसे क्या, प्लाज्मा को उच्च तापमान पे देखा जाता है। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट जो होते हैं ना, वो होते हैं क्या, वो प्लाज्मा पे होते हैं। ऐसे आप बोल सकते हैं कि प्लाज्मा क्या है, एक हाई टेम्परेचर है और पदार्थ का चतुर्थ अवस्था होता है, वो होता है प्लाज्मा अवस्था। समझ रहे बात को, याद कीजिएगा कि प्लाज्मा हमेशा जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे होते हैं। जैसे किसी भी चीज को, बड़े बड़े चीज जो गलते हैं ना, वो एक प्लाज्मा ताप पे गलते हैं, वो हाई टेम्परेचर होता है, उस पे गलते हैं। कोई दिक्कत है तो आप प्लाज्मा भी समझ सकते हैं। अब आए बोस-आइंस्टाइन कंसंडेंट, BIC। इसका अभी आपको बात ही नहीं करना है क्योंकि इसका अभी खोज चल रहा है। क्या चल रहा है, इसका अभी खोज चल रहा है। बोस-आइंस्टाइन कंसंडेंट जो है, ये अभी खोज इस पे चल रहा है, ये नक्षत्र में ही चलेगा, इसका खोज चल रहा है कि इस पे क्या क्या है। तो अभी इसका कोई कंसेप्ट नहीं बाहर आया है कि ये क्या होते हैं, तो इस पे अभी आपको ध्यान नहीं देना है। फिर से अगला है
ठोस का आकार आयतन निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित आयतन निश्चित, और गैस का दोनों अनिश्चित होते हैं, और प्लाज्मा हाई टेम्परेचर होता है। और बोस-आइंस्टाइन कंस्टेंट पर भी खोज चल रहा है। भौतिक अवस्था को हम पूर्ण रूप से उसकी अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं, और भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, ये पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कॉपी कलम लेकर जितने भी मैंने बात बोला है अपने मन से लिखने का प्रयास कीजिए ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आते हैं भौतिक की बात कर लिए, अब आते हैं रासायनिक पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए बस रासायनिक पे आ जाते हैं। अभी भौतिक की बात कर लिए। रासायनिक अवस्था के आधार पे पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका तत्व, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है मिश्रण। समझ में नहीं आएगा, मिश्रण। पहला होता है तत्व, यौगिक और मिश्रण। कोई दिक्कत? अब हम बात कर लेते हैं कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होते हैं। इस चीज को बहुत ही ढंग से समझना है, अच्छे तरीके से समझना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे इस प्रकार आप भौतिक अवस्था को समझें, ठीक उसी प्रकार आपको रासायनिक अवस्था को भी समझना है। बता दे रहे हैं तत्व। तत्व क्या होता है तो आपको याद करना है कि तत्व किसी पदार्थ का वह कण होता है जिसको हम भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा इसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं? आप देखिए किस प्रकार आप खंडित कीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए आप कि अगर हम एक लोहा भी तत्व है, सोना भी तत्व है, लोहा को ले लीजिएगा तो लोहा को अगर तोड़ते हैं तो उसके अंदर क्या निकलता है? तोड़ने के बाद लोहा के अंदर क्या निकलेगा? लोहा ही निकलेगा ना। फिर उसको तोड़िएगा तो क्या होगा? लोहा ही निकलेगा ना। फिर तोड़िएगा तो क्या होगा? लोहा ही निकलेगा ना। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि हम इसको भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा खंडित नहीं कर सकते हैं, अलग अलग भागों में हम नहीं बांट सकते हैं। दैट कॉल एलिमेंट्स, वो होते हैं तत्व। समझ रहे हैं बात को? समझ में आ रही है बात? क्या बोले कि तत्व किसी पदार्थ का वह टुकड़ा होता है, वह भाग होता है जिसको हम भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा खंडित नहीं कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल, अगर सोना को तोड़िएगा तो उसके अंदर सोना ही रहेगा, अगर आप लोहे को तोड़िएगा तो उसके अंदर लोहा ही रहेगा, एल्यूमिनियम को तोड़िएगा उसके अंदर एल्यूमिनियम ही रहेंगे, स्टील तोड़िएगा उसके अंदर स्टील ही रहेंगे, उसके अंदर कोई अन्य तत्व नहीं रहेगा। इसीलिए उसको एलिमेंट्स, उसको तत्व बोला गया है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि तत्व क्या होता है? अब बात कर लेते हैं यौगिक की। यौगिक में क्या होता है? यौगिक जो होते हैं ये 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में मिलते हैं ना तो यौगिक का निर्माण होता है। जैसे अगर बात कर लेते हैं कि सोना और तांबा मिलता है तो यौगिक बनता है। अब एक चीज शॉर्टली तरीका से समझ लीजिए कि इस केमिस्ट्री में आपको जितने भी सूत्र मिलते हैं ना, केमिकल्स फॉर्मूला जितने भी मिलते हैं वो यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? यौगिक। जिसका सूत्र होता है वह यौगिक होता है। दिमाग में ये चीज सेट कर लेना है कि जिसका सूत्र होगा वह यौगिक होगा। कैसे? देख लीजिए यहाँ पे H2O, हाइड्रोजन का 2 अणु ऑक्सीजन का 1 अणु मिलाकर यौगिक जल बना दिया। तो जल क्या है? जल यौगिक है। क्या है? जल यौगिक है। NaCl यौगिक है। H2SO4 यौगिक है। ये सब यौगिक है। केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो यौगिक हैं। जिसका फॉर्मूला होता है वह यौगिक होता है। तो इसको परिभाषित किस प्रकार कीजिएगा? इसको परिभाषित कीजिएगा कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तत्व क्या है? तत्व किसी पदार्थ का वह
टुकड़ा होता है जिसको हम भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा खंडित नहीं कर सकते हैं। मिश्रण की बात कर लेते हैं। मिश्रण, मिक्सचर की बात कीजिएगा तो ये मिक्सचर जो होते हैं ना, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होती है। अगर जिसका फॉर्मूला नहीं होगा वो मिश्रण होता है, जिसका फॉर्मूला होता है वह यौगिक होता है, और इसको हम खंडित कर ही नहीं सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका से आप समझ सकते हैं कि इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला नहीं होता है। तो जिसका फॉर्मूला नहीं होगा वो मिश्रण होगा। अगर फॉर्मूला रहता तो वैज्ञानिक सब खून का भी आविष्कार कर देता। क्या कोई ब्लड का फॉर्मूला बता सकता है? ब्लड का फॉर्मूला नहीं होता है। क्यों ब्लड का फॉर्मूला नहीं है? इसलिए ब्लड को क्या कहेंगे हम? मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्रण करेंगे। जिसकी फॉर्मूला ही नहीं होती है वो होता है मिश्रण, जिसका फॉर्मूला होता है वो होता है यौगिक, और जो तत्व होते हैं उसको हम खंडित ही नहीं कर सकते हैं, उसको हम बांट ही नहीं सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं तत्व। कोई दिक्कत है कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है? समझने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आई होप कि आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और बात कर लेना, इसी में आता है, ये जो तत्व होते हैं ना, ये तत्व के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है धातु, दूसरा होता है अधातु, और तीसरा जो होता है वो होता है उपधातु। उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु होता है। इस चीज को भी थोड़ा समझ लें, ज्यादा देर नहीं लगेगा, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। बाकी आपका यही फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री था। उसके बाद जब अगला एक टॉपिक लेकर आएंगे हम यौगिक के बारे में, तो यौगिक थोड़ा सा एक बहुत बड़ा चैप्टर बन गया है, तो यौगिक पे हम बहुत अच्छा से बात करेंगे इसके अगले वाले क्लास में। यौगिक एक बहुत ही मेन टॉपिक है। तत्व के बाद जो आता है ना, क्योंकि पूरा फॉर्मूला, पूरा केमिस्ट्री का फॉर्मूला इस यौगिक पे ही टिका हुआ है, तो इस पे हम बात करेंगे। एक अगला क्लास यौगिक पे ही लाएंगे, टोटल उसमें आपका डिफाइन करेंगे कि यौगिक में क्या क्या होता है। अभी मैं फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में आपको समझा रहा था कि इतना चीज़ इसमें होते हैं, इसको आपको जानकारी होना चाहिए, नॉर्मली जानकारी ऐसा होना चाहिए। धातु, अधातु, उपधातु की बात कर लेते हैं। धातु, धातु क्या होते हैं? जैसे आप एलिमेंट्स पे जाइएगा ना, तत्व के नाम में जाइएगा, तो उसमें 3 तत्वों को 3 पार्ट में बांट दिया गया है, धातु, अधातु और उपधातु में। उसमें क्या होते हैं? तो धातु को आप अभी नॉर्मली आपको बता दे रहे हैं। धातु, धातु में क्या होती है? एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु में अपना एक विशेष प्रकार का चमक होता है। इसमें आघात वर्धनीयता होता है, इसमें तन्यता होती है, और यह विद्युत का चालक होता है। क्या होता है? विद्युत का चालक। इसमें धारा का प्रवाह आप आराम से कर सकते हैं। जैसे चांदी क्या हुआ? एक धातु हो गया। चांदी चमकीला भी होता है, सोना भी एक चमकीला होता है, चांदी भी चमकीला होता है। इसमें आघात वर्धनीयता होती है, इसमें तन्यता होती है, ये विद्युत का चालन करता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मेटल, धातु हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये आपका धातु हो जाएगा जिसमें चमक होती है। धातु में अपनी एक विशेष प्रकार की चमक होती है। इसमें आघात वर्धनीयता का मतलब को समझा दें कि हथौड़े से मारकर उसकी चिपटा कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं? इसमें तन्यता होती है, और ये विद्युत का चालकता होता है, चालक होता है, विद्युत का चालन करता है, वो होता है धातु। अधातु की बात करते हैं। अधातु में इसमें अपनी कोई विशेष प्रकार की चमक ही नहीं होती है। अधातु में अपनी कोई विशेष प्रकार की चमक ही नहीं होती है, और इसमें आघात वर्धनीयता ही नहीं होता है, इसमें तन्यता भी नहीं होता है, और यह विद्युत का कुचालक होता है, इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। लेकिन एक इसमें अपवाद में आ जाता है जिसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट जो होते हैं ना, ये अपवाद में आ गए हैं। ये अधातु है, लेकिन ये इसमें चमक भी होती है और ये विद्युत का चालक भी होता है, लेकिन ये अधातु है। क्या है? ये अधातु है। इसमें विद्युत का चालन भी होता है और इसमें चमक भी होती है। कोई दिक्कत? कोई पूछेगा इसे क्यों, तो ये अपवाद में आते हैं। क्या आते हैं? अपवाद में आते हैं। अब अगला बात करते हैं उपधातु की। उपधातु जो होते हैं, इसमें
विद्युत का हल्का हल्का चालन होता है, और ये धातु धातु का मिश्रण होता है। इसमें विद्युत का हल्का हल्का चालन होता है, वो उपधातु होते हैं। जैसे इसको हम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, टीवी इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन जो होते हैं उसमें विद्युत का हल्का हल्का भी जब चालन होगा ना तो वो चलने लगेगा। जैसे टीवी देखते हैं, टीवी को देखते हैं, टीवी का अगर थोड़ा सा भी घर में वोल्टेज होगा ना, उसको चलाइएगा ना तो वो चलने लगेगा। क्योंकि टीवी क्या होती है? टीवी एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, ना कि इलेक्ट्रिक मशीन होती है। आप पता करके बताइएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक, दोनों में क्या फर्क होता है। कभी भी आप देखें कि घरों में कि जैसे लिख दिया होगा कि फ्रीज इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, नहीं लिखा हो, वो इलेक्ट्रिक मशीन होते हैं। उसको हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है, उसमें चालकता की जरूरत होती है, उसमें धातु लगे रहते हैं। लेकिन उपधातु जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। ठीक है, हमारे घरों में जो कंप्यूटर पीसी हो गया, एलजी टीवी हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉनिक रहते हैं, उसमें धारा का प्रवाह हल्का हल्का होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह हल्का हल्का होगा। समझ रहे हैं बात को? तो फिर से एक बार इसको डिफाइन करते हैं। धातु जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक, आघात, वर्धनीयता और तन्यता होती है और विद्युत का ये चालन करता है। उपधातु इसमें विशेष प्रकार की कोई अपनी चमक नहीं होती है, ये विद्युत का कुचालक होता है, इसमें आघात, वर्धनीयता और तन्यता नहीं होता है। लेकिन एक अपवाद में क्या आते हैं? ग्रेफाइट आते हैं, जिसमें विद्युत का चालन होता है। और उपधातु ये धातु धातु का मिश्रण होते हैं और इसमें चालकता एकदम हल्का हल्का होती है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक होता है। क्या होता है? एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। जैसे घर में पीसी हो गया, घर में कंप्यूटर हो, मतलब ये टीवी हो गया, अन्य तथा और भी सामान जो बहुत सारे हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में उपधातु लगे रहते हैं। कोई दिक्कत है? तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जितने भी ये फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री का जो पार्ट्स है, इसको आप माइंड में इस तरह सेट कर लीजिए कि सोए हुए में कोई आपसे पूछेगा तो आप इसका आंसर फट से दे दीजिएगा। क्योंकि समझ कर याद करने से आपका जो माइंड होता है वो हमेशा एक अलग दिशा की ओर ले जाएगा, और रट कर मारिएगा तुरंत निकल जाएगा। तो कोई भी चीज़ को आप समझना चालू कीजिए, रटना नहीं। रटता तो तोता भी है, लेकिन आपको समझना है। क्लास को इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़िएगा तो ज़बरदस्त रहेगा। आप कॉपी कलम लेकर जितने भी टॉपिक बताए हैं आप अपनी भाषा में लिखना प्रयास कीजिए, क्योंकि अपनी भाषा जो होती है ना वो कभी आप भूल नहीं पाइएगा। बुक का तो भाषा भूल जाते हैं, बुक की भाषा भूल जाते हैं, और भूलना चाहिए क्योंकि दिमाग को संतुलन बनाने के लिए भूलना चाहिए, और ना भूलने के लिए बार बार रिवीजन की आवश्यकता होती है। जब रिवीजन कीजिएगा तो वो चीज़ को नहीं भूलिएगा। समझ गए? तो फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में आप एक एक पॉइंट्स को लिख लीजिए, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसको भी ये चीज़ मिल जाए और उसका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आप अब नए क्लास में जा रहे हैं तो इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और आज के लिए बस इतना ही। चलिए, आज जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।